नमस्कार। असम ब्लिक कप एमपीसीजी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे जो वोटिंग है वो अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ के अंदर जिन मतदाताओं ने प्रवेश कर लिया है उनको वोट डालने दिया जा रहा है। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो बम्पर वोटिंग हुई है। अभी तक के जो आंकड़े तकरीबन 71% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 230 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है शाम 6 बजे। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर शाम 5 बजे मतदान संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 3 बजे ही वोटिंग पूरी कर ली गई थी। ये नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे वो हैं। नक्सल प्रभावित होने के चलते 3 बजे यहाँ वोटिंग संपन्न करा ली गई। 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 71.16% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों की अगर बात की जाए जहां पर मतदान हुआ है शाम 5 बजे तक, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 68% के आसपास है। लेकिन अभी अंतिम आंकड़ों की प्रतीक्षा करना होगी। जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो शाम 6 बजे जो मतदान है वो पूरा हुआ है, लेकिन अभी जो पोलिंग बूथ के अंदर जिन मतदाताओं ने प्रवेश कर लिया उनको वोट डालने दिया जा रहा है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो अभी तक की तस्वीर नजर आई, जो ट्रेंड नजर आई है, बेहतर है। लोकतंत्र का ये उत्सव, लोकतंत्र का जो ये पर्व है, मध्य प्रदेश की जनता ने इसको भरपूर अपना सहयोग दिया है और जो उसको अधिकार मिला है भरपूर उसका उपयोग भी किया है। आज इसी मसले पर चर्चा होगी। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बृजगोपाल लोया साहब। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं और लोया साहब से बहुत स्वागत करूंगा। लोया साहब आपका और पहला कमेंट हम आपसे ये चाहेंगे कि 71% के आसपास शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है, 6 बजे तक संपन्न हो चुका है। अभी फाइनल आंकड़े आना बाकी है। आप किस रूप में देखते हैं इस वोटिंग परसेंटेज को? देखिए राजेश जी, यदि जो आंकड़े अंतिम आएंगे वो 80% को भी पार कर जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता, जनार्दन का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और जहां तक इसको देखने का विषय है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आंकड़ों को एनालिसिस आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार महिला मतदाताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। और वोटिंग परसेंट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमारी महिला मतदाता है। जो नव मतदाता है उसमें भी बहुत जबरदस्त उत्साह था। आज यहाँ वातावरण ऐसा था कि हर बार चुनाव में राजेश जी, मैं निजी तौर पर एक बूथ का कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हम लोगों को आमंत्रित करने जाते थे कि चलिए वोट डालिए, चलिए वोट डालिए। परंतु आज 7 बजे से जो कतारें थी वो अभी तक समाप्त नहीं है। यानी जहां मेरा मतदान केंद्र 217 नंबर है, वहां 100 लोग वोट डालने से शेष हैं। यानी लगभग 85-86% उस पर मतदान होगा। तो ये जो स्थितियां हैं ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सनातन की जो सेवा की है, भारतीय जनता पार्टी ने नारी कल्याण के जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों के विकास कार्य और जन कल्याण के कार्य, आज उसका मिला जुला परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने निकल कर, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो कई मतदान केंद्रों पर 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। लेकिन लोया साहब जिस तरह से कहा जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल की चुनौती बढ़ जाती है। नहीं, देखिए, हम तो प्रो इनकम्बेंसी वाले हैं। 2003 से लेकर आज तक हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ता रहा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ता रहा। ये ट्रेंड है। 2003 में जितना मत हमें मिला था उससे ज्यादा मतदान हुआ, 2008 में हमें ज्यादा वोट मिला। आप लगातार देखेंगे कि ये जनता का आशीर्वाद है। जो जनता आशीर्वाद देने आती है, जनता ये जानती है कि जिन्होंने 5 साल उनके लिए काम किया है उनको वापस से सरकार में लाना जनता की जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को जनता ने पूरा किया है और हम तो जनता के, जनार्दन के इस आशीर्वाद को विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने
मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। लेकिन लोहिया साहब आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये सही है जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, और INE24 की टीम जिस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रही, निश्चित तौर पर हर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें महिलाओं की देखी गई। आप कह रहे हैं कि जो महिला मतदाता है उसका आशीर्वाद आपको मिला, क्योंकि लाडली बहना की जो योजना थी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट आप मान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जिस तरह से उन्होंने महिला शक्ति की बात की, उन्होंने नारी शक्ति की बात की है, तो वो कहते हैं कि ये तो उनके पक्ष में है, इसलिए ये वोट बढ़ा है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं राजेश जी कि जनता आज की दुनिया में काम को देखती है, वादों को नहीं देखती। दावे आपके कितने मजबूत हैं, क्योंकि कांग्रेस करती क्या है कि जब सरकार में होती है तब कोई काम नहीं करती। और आज सूचना तकनीक की क्रांति का युग है। आज मध्य प्रदेश का मतदाता जानता है कि आपने कर्नाटक में घोषणा की थी, परंतु वहां एक लाडली बहना को कुछ दिया नहीं। एक और राजस्थान में आपने ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी, मध्य प्रदेश में आप उसकी बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपने 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया, आप मध्य प्रदेश में उसकी बात करते हैं। तो ये जो दुनिया है आज ग्लोबल विलेज है। आज सूचनाएं आप छुपा नहीं सकते। कांग्रेस जो झूठ बोलने की राजनीति करती है, और इस चक्कर में कांग्रेस चलिए लोहिया साहब बने रहिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब जुड़ रहे हैं। स्वागत करूंगा देवदत्त दुबे साहब आपका। और देवदत्त दुबे साहब, लंबे समय से हम आपसे यही चर्चा करते रहे कि वोटर साइलेंट है, प्रचार प्रसार तो खूब हुआ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, और आपने भी ये कहा था कि जो साइलेंट वोटर है कहीं ना कहीं खुलकर निकल कर आएगा, और वो खुलकर निकल कर आ चुका है। किस रूप में देखते हैं इस ट्रेंड को? पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा देवदत्त दुबे साहब आपकी। सक्सेना जी, हम और आप लगातार बहस के दौरान ये सब बातें करते रहे हैं, और मतदाता शायद ये सोच के बैठा था कि मैं EVM के सामने जाऊंगा, अभी अपना रुख प्रकट करूंगा, और उसकी बेताबी थी कि सुबह से वो मतदान केंद्र पहुंचा और उसने भारी मतदान किया है। राजनीतिक दलों के पसीने छूट गए, लेकिन उसने खामोशी नहीं तोड़ी। प्रचार के दौरान दोनों दलों के राष्ट्रीय नेता मध्य प्रदेश में डेरा डाले रहे, सभाएं, रैलियां, सब कुछ किया, दस्तक की, लेकिन वो भी शायद इंतजार कराता रहा कि अभी आप और प्रयास करो हमारा दिल जीतने का। और लास्ट समय तक कोशिशें होती रही, लेकिन अंततः उसने अपनी खामोशी आज सुबह ही तोड़ी, जब वो लाइन में लग गया। कतारें, बड़ी बड़ी लंबी कतारें सुबह से लग गई एक मतदान केंद्रों पर। और जिस तरह से हम लोग एक तरह घूम रहे थे जब मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, तो मतदाता की गजब की एक खामोशी और फिर कुछ प्रश्न पूछने पर मुस्कुरा देना, ये बड़ा रहस्यमय लगा। पहली बार ऐसा लगा कि आखिर ये चाहता क्या है, कहना क्या चाहता है। और दुविधा और द्वंद्व भी रहा मतदाता के बीच। मैं थोड़ा सा यदि खुलकर बताऊं तो एक तरफ जहां लाभार्थी योजनाएं थी भाजपा की, तो दूसरी तरफ एक मतदाता के मन में बदलाव की भावना भी। इसके कारण वो कई बार दुविधा में रहा कि हम बदलाव करें तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, और ये लाभार्थी योजनाओं का लाभ ले कि बदलाव करें। फिर जो वचन पत्र, संकल्प पत्र में भी उसने तुलना की होगी, और फिर अंततः वो निकला तो फिर जमकर मतदान किया है। जी देवदत्त साहब, आप बिल्कुल एक बात आपने कही, रहस्य की बात आपने कही है, तो क्या परिणामों में भी रहस्य छुपा हुआ है? बिल्कुल सक्सेना जी, ये तो इस बार का मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभूतपूर्व चुनाव है। और चेहरे, जितने बड़े चेहरे थे, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के, उनको बेहद गंभीर चुनौतियों से जूझना पड़ा है, और बेहद चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। इस बार मतदाता ने अपना वो दिखाया है, एक तरह से अस्तित्व का भान कराया है नेताओं को, जिनको ये भ्रम था कि हम मैनेजमेंट से जीतेंगे, पैसे, शराब या किसी उससे जीतेंगे। हो सकता है मतदाता उनका भ्रम तोड़े इस बार, क्योंकि वो अलग चीज चाह रहा था, लो प्रोफाइल। चलिए देवदत्त साहब, एक बात और कर लेता हूं, जिसका चूंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, और मुझे लगता है कि जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो 80% से ज्यादा, और कई जगह तो अभी भी 82, 83 का जो आंकड़ा दिख रहा है कई विधानसभा क्षेत्रों में। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है,
क्या एक जो नया वोटर आया है, जो युवा वोटर आया है जिसने पहली बार मतदान किया, या फिर वो जागरूकता खास तौर पर युवाओं में आई है, या फिर जो महिलाओं की बहुत चर्चा हुई, वहां पर नारी सम्मान की बात हुई, यहाँ लाडली बहना की बात हुई, ये ट्रेंड बढ़ने का ये इनमें जो वजह है वो छुपी हुई है? हेलो जी देवदत्त दुबे साहब, मेरा जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, आवाज मिल रही देवदत्त दुबे साहब? चलिए देवदत्त दुबे साहब के पास मैं दोबारा आऊंगा, सीधे लोया साहब के पास में आ जाता हूं। लोया साहब, क्या लगता है, क्योंकि अब वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से आ रहा, मुझे लगता है कि एमपी के इतिहास में भी शायद उस अगर तक पहुंचता है ये आंकड़ा 85 के आसपास है, उस ऊपर से निकलता है, तो ये पहला मौका होगा। ये चेंज किस रूप में देखते हैं आप? जिस तरह से कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से पूरी कैंपेनिंग डबल इंजन किस फार्मूले पर की, आपने कहा कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, यानी कि मोदी का चेहरा लेकर ही आप आगे बढ़े, सारे चेहरे पीछे हो गए, ये वजह मानती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी, देखिए माननीय मोदी जी की अपनी लोकप्रियता है, उनकी एक अपनी इमेज है और उस इमेज को लोग महसूस करते हैं। एक बात और आपसे कहता हूं, ये 3 घटनाक्रमों से आपको इसे जोड़ना पड़ेगा। एक वो लोग हैं जो नव मतदाता हैं, जो भारत को विश्व गुरु के स्थान पर देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भारत का परचम पूरे विश्व में लहराए। वो लगातार देखते हैं कि किस तरह एक समय में जब उनके पिता का काल हुआ करता था तो भारत के फैसले दुनिया करती थी। आज वो देखते हैं कि दुनिया के फैसले भारत में होते हैं, गर्व से सीना चौड़ा होता है। एक तो वो नया मतदाता है, नौजवान मतदाता है। दूसरा है महिलाएं। महिला आरक्षण बिल का धन्यवाद माननीय मोदी जी को आज महिलाओं ने इसके माध्यम से दिया है। मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनाओं ने उन्हें जाकर आशीर्वाद दिया है। और तीसरी एक और बात कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं। आज मध्य प्रदेश में जहां 1 किलो भी धान पैदा नहीं हुआ करती थी 2003 तक, आज 2023 में मेरे मध्य प्रदेश से 157 देशों में बासमती चावल जाता है। और उसकी कीमत भी मैं आपको बताता हूं, जो धान अभी पिछले 5 साल पहले तक 2018-1900 में ट्रेड किया करती थी, इस पिछले बार वो लगभग 5000 के आसपास थी और अभी भी पूरे सीजन में भी वो 45 से के भाव है। ये जो संपन्नता है, इसका भी धन्यवाद मध्य प्रदेश का किसान करना चाहता है कि किस तरह माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज जी ने उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया है। और इन दोनों का बदलाव, चलिए लोया साहब, जब मैं आपके पास फिर आऊंगा तो मैं किसानों की भी बात करूंगा, युवाओं की भी बात करूंगा और जातिगत जनगणना की बात करूंगा। मैं सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास एक बार फिर आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, जब आपसे हमारा कम्युनिकेशन टूटा, उस समय मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, और मैं लगातार अब ये देख रहा हूं कि शायद 80 से ऊपर 85 के आसपास ये टिकता हुआ नजर आ रहा है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इस चुनाव में महिलाओं की बात बहुत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना का लगातार जिस तरह से उसको लेकर आगे बढ़ी, कांग्रेस महिलाओं को लेकर आगे बढ़ी। इसके अलावा युवा जो वोटर है जिसने पहली बार वोट किया, क्या यही वजह है इस वोट परसेंटेज बढ़ने का कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से चुनाव फोकस रहा, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस चुनाव में महिलाओं ने बहुत लंबी लंबी कतारें हर जगह लगी, बहुत बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है। और इसके पीछे जो कुछ है, कुछ लोग इसे कहते हैं कि लाडली बहना योजना के कारण गई, और कुछ लोग कहते हैं जिनका लाडली बहना में नाम नहीं आया वो इस कारण नहीं कि आगे हमें मिलेगा या हमें क्यों नहीं मिला। इस तरह के बहनाओं में जो जागरूकता हुई, और कई जगह टिकट भी महिलाओं को ऐसे मिले, जैसे बुंदेलखंड के सागर जिले की 8 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी दिए। तो एक जागरूकता भी बड़ी महिलाओं में कि राजनीति के प्रति उसका रुझान बढ़ा। और युवाओं को तो गजब का उत्साह था कि पहली बार वोट डाल रहे थे, क्योंकि पूरे प्रचार अभियान के दौरान जिस तरह से सन्नाटा था, स्यापा जैसी स्थिति थी, तो लोग शायद तय करके बैठे थे कि हम मतदान के दिन ही निकलेंगे घर से और तभी हम कुछ बोलेंगे। और उसमें उन्होंने जो लगातार प्रयास हो रहे थे दोनों दलों द्वारा, प्रमुख दलों के जो नेता हैं उनने, कार्यकर्ताओं ने, जब उन्होंने देखा कि मतदाता चुप्पी नहीं तोड़ रहा है तो उन्होंने एक रणनीति बनाई थी कि सुबह से अपनी अपनी वोट डलवाएंगे सुबह मतदान केंद्रों पर। रात भर जगह हैं कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता, और सुबह से ही उन्होंने कहा चलिए वोट डालने चलिए। तो पहली बार ऐसा देखा कि बूथ के बाहर जो एक तरह से टेबल कुर्सी लगा के बैठते हैं, तो
वो तो बैठे ही थे बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। कुछ लोग घरों से निकाल रहे थे, कुछ जैसे कहीं ऑटो रिक्शा ऐसे कुछ वाहन जीप लगाए हुए थे, वो मतदाताओं को ला रहे थे। मानो उन्होंने समझा कि यदि प्रचार में इन्होंने मुखर नहीं हुए मतदाता, तो कम से कम मतदान केंद्र ले जाए, शायद अब भी वो मतदाता हमसे पसीज जाए और हमें वोट दे दे। तो कुछ क्षेत्रों में तो मुझे ये भी आश्चर्यजनक लगा कि अभी तक तो रात भर जो भी बंटता था सुबह वो हो जाता था, लेकिन इस बार मतदान के दिन तक लोगों को कुछ मतलब प्रयास करते रहे देने का और अपनी तरफ झुकाने का। बड़ा अभूतपूर्व चुनाव था। देवदत्त दुबे साहब, एक सवाल ये है, मैंने वो लोहिया साहब से भी कहा था कि जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इससे सत्ताधारी दल को नुकसान है, लेकिन लोहिया साहब कह रहे हैं कि जब जब वोट परसेंटेज बढ़ा उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस चीज को क्या समझे, ये चीजें बदल चुकी हैं क्या अब? देखिए, ये तो अब कोई मापदंड नहीं रहा है। पहले, हेलो जी सर, जी बोलिए। पहले ये दावे अलग अलग होते भले रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रत्याशी कहाँ कौन कितना मैनेजमेंट करके वोट डलवाता है, तो दोनों दल के अपने अपने दावे होते हैं। लेकिन ये कोई कारण नहीं होता कि मतदाता यदि वोट करने ज्यादा संख्या में जा रहा है। ये सोशल मीडिया का युग है, जागरूकता आई है बहुत। शासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से भी पीले चावल बांटे गए, मतदान केंद्र को सजाया गया, जैसे कोई मंडप सजाता है, शादी के द्वार सजाता है, तो एक आकर्षण बना। और सोशल मीडिया में जिस तरह से दिन रात पिछले दिन से एक ही बात चुनाव चल रही थी, पेपरों में विज्ञापन, टीवी, यूट्यूब, सब जगह, तो एक जागरूकता जो बड़ी है उसके कारण तो स्वाभाविक मतदाता वोट डालने के लिए जाएगा ही। चलिए, बेहतर बात देवदत्त दुबे साहब, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का युग है, फेसबुक का युग है, यूट्यूब का युग है, और मैंने ये भी देखा है कि ये भी ट्रेंड है कि वोट डालकर आते हैं और जो उंगली पर निशान होता है उसको आगे करते फेसबुक पे उसको अपलोड करना, ये चीजें भी बढ़ी है। सीधे लोहिया साहब के पास में आऊंगा। लोहिया साहब, किसानों का जिक्र आपने किया था, लेकिन अगर इन ऑल तमाम सारे, अगर उनका आपका संकल्प पत्र देखें, उनका वचन पत्र देखें, कई चीजें इर्द गिर्द रही हैं, लेकिन 3 ऐसी चीजें रही। किसानों की कर्ज माफी एक बार फिर वो लेकर आए जिस पर आपका जिक्र नहीं था, ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर हुआ है जिस पे आपका जिक्र नहीं था, और लगातार राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते रहे। क्या ये जो चीजें थी इसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे या अपने संकल्प में क्यों नहीं लिया, या फिर भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि नहीं, हमने तो इससे ज्यादा किया है इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है? देखिए, मैं बताऊं आपको राजेश जी, एक बड़ा गंभीर सवाल मैं भी खड़ा करता हूं जी। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जब शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश आ रहे थे तब वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने भी उसे पीछे रखा, फिर प्रियंका गांधी को ने भी पीछे रखा, और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने भी उस पर चुप्पी साध ली। ये सिद्ध करता है कि राहुल गांधी जी गलत तरीके से समाज को बांटने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसमें वो असफल हुए हैं। और एक और बात है, जब आप किसी के कल्याण की बात करते हैं तो आपका कर्म भी दिखाई देना चाहिए। जैसे कांग्रेस किसानों के कल्याण की बात तो करती है, परंतु जब सरकार में रहती है तो वो कल्याण करना भूल जाती है और स्वयं का कल्याण करने में लग जाती है। जो पिछड़ा वर्ग की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे, जब पिछड़ा वर्ग ने ये देखा कि आपसे तो 9 सीट ज्यादा टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री के चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने दिए, तो आप करने में पीछे रह जाते हैं। और ये जो युग है वो कहने का युग नहीं है, करने का युग है। जिस महंगाई की बात कांग्रेस करती है वो भूल जाती है कि 1972 से लगातार आज तक वो हर घोषणा पत्र में ये कहते आ रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, परंतु कभी आपने उस पर काम किया नहीं। गरीबी हटाओ की बात 1972 में इंदिरा गांधी ने की थी, परंतु गरीब तो नहीं हटे, गरीबी के साधन आपने और बढ़ा दिए। और आज जब मध्य प्रदेश में 1,31,00,000 लोग पिछले 5 वर्षों में गरीबी से बाहर निकले हैं, तो निश्चित है वो जानते हैं कि हमें अपना मत किसे देना है। और इसी आधार पर तो हम आपको ये दावा कर रहे हैं कि सारे सब ओपिनियन पोल जितने थे, आप देखेंगे कि आने वाली 3 तारीख को ये सब आपको धराशायी मिलेंगे। और ये जो पोलिंग का परसेंटेज है, इस परसेंटेज के आधार पर हम ये कह सकते हैं आज कि मध्य प्रदेश में आज तक की ऐतिहासिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, केवल देवदत्त दुबे साहब नहीं जा रही। देवदत्त दुबे साहब, अगर 3 महीने पहले जो जिस तरह से प्रोडक्शन हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है इस इलेक्शन में कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन चुनाव आते आते अब चर्चा हो रही है कि ये भी गणित गुणागणित लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन
आगे कौन पीछे। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, मैनेजमेंट की तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की बहुत चर्चा होती है। जब मैनेजमेंट की बात आती है तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो कहीं कांग्रेस से बेहतर है, और उसी मैनेजमेंट के तहत चाहे वो डबल इंजन की सरकार का फार्मूला हो या तमाम सारा केंद्रीय नेतृत्व हो जो डेरा डाले रहा मध्य प्रदेश में, क्या माना जाए मैनेजमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते आते काफी आगे निकल गई कांग्रेस से? बिल्कुल, भाजपा ने बहुत प्रयास किए उसको, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्थिति उसको अनुकूल नहीं लग रही थी, इसलिए अतिरिक्त प्रयास किए। और चूंकि संसाधन भी भाजपा के पास है, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, तो उन्होंने प्रयास किए। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कर्नाटक में उनके जब सर्वे रिपोर्ट में 35-40 सीटें आ रही थी और उन्होंने मैनेजमेंट करके 66 सीटों तक ले गए थे। अब यहाँ भाजपा का क्या आकलन था और कितना मैनेजमेंट करके वो कहां तक ले गए, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि जिस तरह का धुआंधार प्रचार किया पार्टी ने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, गडकरी, मतलब सब, और उन्होंने बड़ा दांव खेला था दूसरी सूची में जब 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद मैदान में उतारे। तो और संघ ने भी आखिरी समय भाजपा की कमान संभाल ली थी और पिछले 3-4 दिन से संघ की टोली विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग निकल गई थी। तो बेहतर मैनेजमेंट था, लेकिन माहौल और मैनेजमेंट के इस महामुकाबले में माहौल कितना था, मैनेजमेंट कितना हुआ, मुझे लगता है इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल और कर लेता हूं, क्योंकि जिस तरह से जो एक टेम्पो कांग्रेस का दिखा था, चुनाव आते आते कहा जा रहा है कि उस टेम्पो पर कांग्रेस नजर नहीं आई। हालांकि उनका भी केंद्रीय नेतृत्व पूरी कमान संभाले रहा, तमाम तरह की सभाएं हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, तो क्या ये भी रहा कि चुनाव आते आते कांग्रेस को जिस एक जो रिदम पकड़ी थी वो टूटी वोटिंग के समय आते आते? देखिए, कांग्रेस का हमेशा से ही एक जनता के और उस पर माहौल के ऊपर चुनाव लड़ने का रहा है। इस बार ये जरूर था कि कई जगह पोलिंग बूथों पे जो उनके कार्यकर्ता मतलब निकल जाते थे शाम होते होते दोपहर बाद, वो इस बार डटे रहे आखिरी तक, क्योंकि उन कांग्रेस पार्टी ने संभावना अपने कार्यकर्ताओं में जगह दी थी कि सरकार बनने वाली है। तो जो नेता और कार्यकर्ता रहते हैं, चलिए एक छोटा सा चलते छोटा सा कमेंट लोया साहब से ले लेंगे। लोया साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपके तमाम सारे लीडर भी खुश नजर आ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, क्या प्रोडक्शन है अब भारतीय जनता पार्टी का? बड़ी छोटी सी बात कहता हूं आपसे कि नीति, नेता और नियत तीनों का अभाव कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान में रहा, और उस अभाव के कारण जो ब्लैंक पैदा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। और भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी का पूरा कॉडर संगठित होकर, जो हमारा बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सारे लोग एक स्वर और एक रस में होकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, और इसी आधार पर हम कहते हैं कि हम महाविजय मध्य प्रदेश में हासिल करते हैं। चलिए, महाविजय की बात लोया साहब कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बात की जाए असेंबली कप MPCG की, तो जो मतदान है उसका समय पूरा हो चुका है। हालांकि कई पोलिंग बूथ से हैं जहां पर जो मतदाता हैं वो वोट अभी डालेंगे, और जो फाइनल आंकड़ा आएगा, खासतौर पर अगर हम जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी तक का ट्रेंड है, वोटिंग ट्रेंड है, वो 70-71% से ज़्यादा का है। और ये कहा जा रहा है कि ये वोटिंग परसेंटेज 80 से 85 के बीच पहुंचने की उम्मीद है। और कह सकते हैं कि एक जो लगातार चुनाव आयोग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया, और एक कहीं ना कहीं एक मतदाता में जिस तरह से जागरूकता बढ़ी, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर जिस तरह से कैंपेनिंग की, और यही कारण है कि अब जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी आगे। और हम तभी कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग की अब बात कर रहे हैं, लेकिन ये बम्पर वोटिंग किसको फायदा पहुंचाती है, किसको नुकसान पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। असेंबली कप MPCG में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।